नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। एमपी कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ में गरमाई है सियासत, जहां बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कार्टून में कांग्रेस पर तंज कसा गया। नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर भी तंज कसा गया। कार्टून के जरिए बीजेपी ने भूपेश बघेल पर भी हमला बोला है। एमपी कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस भवन में कुछ बदलाव किए गए हैं वास्तु दोष के चलते, और जीतू पटवारी के किए गए इस बदलाव को लेकर अब सियासत में कई सारे सवाल खड़े किए गए कांग्रेस पार्टी के लिए, और अब ये पूरा मुद्दा छत्तीसगढ़ भी शिफ्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, कार्टून जारी किया है, जिसमें उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर, और साथ ही भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा गया। एमपी कांग्रेस कार्यालय में वास्तु दोष वाले बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का पोस्टर स्तरहीन है, बीजेपी मति भ्रम का शिकार हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होने वाली है और ऐसी स्थिति में बौखलाना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए, वहां की जनता ही सवाल उठा रही है। पोस्टर स्तरहीन है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मति भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है, और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नक्सल और चलिए इससे शुरू करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। गरीब है कि हमारी जो ये कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ जो 2014 में कह रहे थे कि मैं अपने बलबूते पर इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाऊंगा, तब भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और 2014 की घोषणा के बाद आतंकवाद पे काबू पाया। 2019 में जो उन्होंने कहा था कि फिर सरकार बनानी है, और ये कलंकित धारा 370 से लेकर के देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चलना चाहिए। हम सब गवाह इस बात के कि चाहे भगवान राम के 5 साल के अंदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से लगा करके कोविड काल की कठिन चुनौतियों से लगाकर सारे मसलों पे एक सरकार देशवासियों का कितना अच्छा ध्यान रखती है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी हमारे सामने आए। और अब जब तीसरी बार आ रहा है तो मेरा तो और आनंद आता है जब भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहा है। अयोध्या में महाकाल के महालोक में आनंद छाया है, तो गोपाल कृष्ण क्यों सुने रहेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वो भी मुस्कुराए। और ये जो चुनाव है, हम तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने का है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, अभी कभी कोई लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो। अरे भाई, हम धर्म की बात नहीं कहेंगे तो अधर्म की बात कहेंगे क्या? हमको क्यों नहीं कहना चाहिए? जिस कारण से देश की दुनिया में पहचान है, भारत के लोग दुनिया में कहीं चले जाए और अपने देश का नाम न बताए, और लोग पूछे कहाँ से आए तो राम और कृष्ण की धरती से बता दें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारत से आए। तो जिस पे हमको गर्व गौरव है, उसके बारे में क्या संकोच करना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात संक्षेप में कही है। वैसे तो आप सब समझदार हैं। आखिरी दौर के चुनाव के इस परिप्रेक्ष्य में मेरी बातों को आपके माध्यम से आप सही अर्थ में पहुंचाएंगे, ये आपसे अपेक्षा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये दौरा आपके माध्यम से भाजपा के लिए मैं गिलहरी की तरह अपना योगदान भगवान राम के काल में राम सेतु बनाने में जिस प्रकार से दिया था, इस तरह से अपना भी योगदान देने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे। केजरीवाल जिस तरह से जेल से बाहर आए हो, लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है, बन जाएगी, तो बीजेपी उनके लिए तो राष्ट्रीय स्तर की नेता सभी को जेल में डाल देंगे। कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने
वो जिनसे वो भूल गए केजरीवाल जी जिनसे वो साथ में गठबंधन करके लड़ रहे हैं, सबको जेल में डालने का अपोजिशन का रिकॉर्ड तो कांग्रेस का है। 77 में किसने 74 में इमरजेंसी लगा करके बंद किसने किया था? आप उदाहरण बता दो मोदी जी का कि उनके अपने शासनकाल में किसी इस तरह से आपातकाल कभी हमारी सरकार अटल जी की सरकार में लगाया या मोदी जी की सरकार में लगाया? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, करने वालों के साथ वो घूम रहे और हमसे पूछ रहे हैं। आपने उनसे पूछे जिनके साथ घूम रहे हैं? ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। बीजेपी बार-बार आरोप लगाती है कि नकली शिवसेना। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद बीजेपी ये कहती है कि आरएसएस भी नकली है और कुछ दिन बाद आरएसएस के भवन में भी बीजेपी वोट होने चला। उद्धव ठाकरे जी भूल गए कि वो इस बात के लिए खुद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने डिसाइड किया। जब हमारे द्वारा कही गई बातों में कोई दुविधा हो तो इस सबसे बड़ा न्यायालय है और न्यायालय ने डिसाइड कर दिया। इसके बाद आप न्यायालय की बात भी नहीं मानोगे तो इसीलिए तो हम कहते घमंडे गठबंधन है। इतना घमंडे ये किसी को मानते ही तैयार नहीं, ये कोर्ट को नहीं माने, चुनाव आयोग को नहीं माने तो मानेंगे किसके? अपने मेरा ये कहना इतनी बात पे पूरी बात हो जाएगी ना। वो किसी बात कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए ना किसके लिए बात कह रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया आप हाईकोर्ट पे प्रश्न उठा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, फैसले का इंतजार करो। जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे उसके बाद देखना। आप चुनाव के लिए उन ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को ला रहे हो जिसका चुनाव से कोई लेने देना नहीं, वो तो हिंदुत्व की बात कर रहा था। और हम तो इस बात का गर्व है कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि जिस ढंग से वर्तमान के माहौल के अंदर बाला साहब ठाकरे के माध्यम से जो संघ की पहचान थी, आरएसएस की पहचान के साथ शिवसेना ने और 2 कदम आगे बढ़ के अपनी पहचान बनाई थी। मैं तो उज्जवल निकम के मामले में जो उनकी पार्टी टिप्पणी कर रही है, इससे डूब मरना चाहिए उनको। ये समुद्र कम पड़ जाएगा, इतनी गहराई है इसकी, लेकिन उनकी बात की गहराई उतनी ज्यादा जा रही है। किसी आतंकवादी का समर्थन लेकर के बाबा साहब की आत्मा ऊपर से देख रही है और ये पूरे शिवसेना को सोचने का विषय, नकली शिवसेना को माफी मांगे कि उनने गलत मार्ग पकड़ लिया। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन देश बड़ा होता है, देश के विचार बड़े होते हैं। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त होने वाली है, यह दावा किया है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी कांग्रेस नेता ऐसा कहते हैं तो ये मस्तिष्क दोष की दिशा में संकेत करता है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से। कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है। इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं और जैसी राजनीति कांग्रेस की हो रही है, ये इसी दिशा में संकेत करता है। नक्सलियों से दोस्ती बीजेपी की रही है, हमने तो अपने नेता खोए हैं, ये कहना है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का। नक्सलियों से कांग्रेस की दोस्ती के आरोप पर शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया, इसलिए झीरम कांड हुआ। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार में नक्सल घटनाओं में 80% की कमी आई है। नक्सलियों से दोस्ती तो भारतीय जनता पार्टी की है, यह छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस पार्टी ने तो नक्सली वारदात में अपने पूरे एक पीढ़ी को शहीद किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार नक्सली वारदात की शिकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की नक्सलियों से दोस्ती रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हितों के लिए तत्कालीन सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया था, जिसके कारण झीरम कांड हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के कारण ही 3 ब्लॉक से निकल के नक्सली 15 ब्लॉक तक पहुंचे थे। कांग्रेस की सरकार के दौरान तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाएं 80% तक कम हुई थी।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को बताया महिला विरोधी। सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया पोस्टर जहां स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का जिक्र किया गया। ट्वीट में लिखा, महिला विरोधी गठबंधन। पोस्टर में एक महिला दूसरी महिला को कहते नजर आ रही है, अकेले कभी उधर मत जाना बेटी। ये देखिए जहां पर ये पोस्टर अब जारी किया गया है, सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है पोस्टर विपक्षी गठबंधन महिला विरोधी, और पोस्टर में लिखा, अकेले कभी उधर मत जाना बेटी। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को निशाना साधा और महिला विरोधी बताया। एक्स पर एक कार्टून जारी किया गया है, स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना का जिक्र है। ट्वीट में लिखा, महिला विरोधी गठबंधन। पोस्टर में एक महिला दूसरी महिला को कहते नजर आ रही है, अकेले कभी उधर मत जाना बेटी। वहीं कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरेंडर किए नक्सली। दिवाकर और उसकी पत्नी लक्ष्मी से बात की। खास बात यह है कि दिवाकर 14 लाख इनामी नक्सली रहा है। हाल ही में उसने छत्तीसगढ़ ओपन से 10वीं की परीक्षा दी है और वो पास भी हो गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनसे बात की। दिवाकर ने बताया कि वो आगे चलकर पुलिस विभाग या फिर शिक्षा विभाग में काम करना चाहता है। देखिए एक नक्सली की कैसे सूरत बदल गई, सीरत बदल गई। देखिए देखिए रात में भी खाना खा के कम से कम 10 बजे पढ़ते थे और दिन में भी सुबह नाश्ता करके कम से कम 10-11 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर 2 बजे से फिर पढ़ते थे 4 बजे तक। मेरी बहन ने भी परीक्षा दिलाई क्या? जी सर। अच्छा, क्या रहा बहन? दिवाकर, जिसके ऊपर 14 लाख का इनाम था, जो कि बस्तर का रहने वाला था, अपनी पत्नी के साथ 2021 में सरेंडर हुआ था। उसके बाद 2 बार उसने ओपन की परीक्षा दी, लेकिन वो विफल हो गया। वो थोड़ा परेशान था, उसको मैं मिला, उसको मोटिवेट किया और जो कमियां थी उसको उसने पूर्ण की। और वो कमांडर है, हार न मानने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने इस बार 5 विषय में उसने पास किया। उसकी पत्नी भी 3 विषय में पास हुई है, 2 में सप्लीमेंट्री है, वो भी जोश में है, वो भी पास होगी। कहीं ना कहीं ये उन माओवादियों के लिए एक सिंबल है जो कि जंगल में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं नक्सली विचारधारा से ब्रेन वॉश हो गए। जो शासन की जो पुनर्वास नीति है उसमें उनके रोजगार के लिए, उनके व्यवस्थापन के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी 2 बार फेल होने के बाद एसपी साहब अभिषेक पल्लव साहब ने वो उसका प्रेरणा से हम लोग सीखे कि अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छा दिन रात में पढ़ना है करके बोला था, ध्यान देना है करके बोला था। तब हम वैसा ही हम लोग ध्यान दिए तो हम लोग इस बार में पास हो गए। डिप्टी सीएम साहब भी बात की आज, अच्छा से पढ़ाई किए, बहुत बधाई दिया था हमको। को यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी मतलब संगठन को छोड़कर आके ना, उन लोग भी पूरा मुखिया धारा में आके हैं और यहाँ जो मुखिया धारा में जोड़ के वो लोग भी पढ़ना और सरकारी जो नीति नियम है उस। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। डीआरजी जवानों नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी और टेटराई तोलनाई की जंगल में ये मुठभेड़ होने की जानकारी मिली है। नक्सलियों से मुठभेड़ इलाके में जारी है जवानों का सर्चिंग ऑपरेशन। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी खबर है सुकमा से, जहां सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली है। टेटराई तोलनाई के जंगल में मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों से मुठभेड़ इलाके में जारी है और जवानों का जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। जशपुर में लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। लिव इन रिलेशन में रहती थी लड़की। फोन पर बात करने को लेकर प्रेमी से विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि घर में ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो जशपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। नाबालिग लड़की ने जान दे दी फांसी लगाकर। दरअसल लिव इन में ये लड़की रहती थी। फोन पर बात करने को लेकर प्रेमी से ये विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा हुआ कि घर में ही लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
और अब दुर्ग से खबर है, पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने खाली बाल्टियां लेकर किया प्रदर्शन। भिलाई की ग्रीन वैली का मामला बताया गया है। काफी समय से कॉलोनी में है पानी की किल्लत। कॉलोनी में टैंकरों को भी अंदर घुसने से रोका गया। स्थायी रूप से समस्या का हल चाहते हैं कॉलोनी वासी। उनका ये कहना है कि ये परेशानी उनकी हर बार की है और इस परेशानी से उनको निजात चाहिए और यही कारण है कि टैंकरों को भी अंदर घुसने से मना कर दिया गया। पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया है। भिलाई की ग्रीन वैली का ये पूरा मामला बता रहे हैं। काफी समय से कॉलोनी में पानी की किल्लत झेल रहे हैं कॉलोनी वासी और कॉलोनी में टैंकरों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। स्थायी रूप से समस्या का हल चाहते हैं कॉलोनी वासी। कोरबा में खदान कर्मचारी को कुचलने की कोशिश का मामला सामने आया। कर्मचारी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। सरायपाली खदान में वारदात हुई है। ठेका कंपनी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। घटना के बाद मजदूर संगठन ने मोर्चा खोल दिया। एससीसीएल कोरबा जीएम ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है और मजदूरों ने जीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। खदान कर्मचारी को कुचलने की कोशिश के मामले में अब ये पूरा मामला काफी गर्मा चुका है। कोरबा का पूरा ये घटनाक्रम बता रहे हैं। सरायपाली खदान में वारदात हुई थी। ठेका कंपनी पर गुंडागर्दी करने का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। घटना के बाद मजदूर संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। एससीसीएल कोरबा जीएम ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कोरबा में दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। किराना दुकान में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले घर में चोरी की कोशिश हुई। घर में ताला नहीं टूटने पर दुकान में धावा बोल दिया गया। दुकान से लाखों का माल पार कर दिया गया। आप ये देखिए, पहले तो चोरों ने घर में धावा बोला, लेकिन जब घर का ताला नहीं तोड़ पाए तो दुकान से ही लाखों का सामान पार कर दिया गया। कोरबा का ये पूरा मामला है जहां पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। निशाने पर किराने की दुकान रही। हालांकि पहले तो घर में चोरी की कोशिश की गई, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो किराने की दुकान को निशाना बनाया गया और यहां से लाखों की चोरी की गई। जगदलपुर में रेत माफिया की दादागिरी सामने आई है। इंद्रावती नदी और भसकेली नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। नदी के किनारे लगी है खनन करने वाली मशीनें। पंचायत की अनुमति के बिना यहां पर खनन हो रहा है। रेत माफिया और विभाग के अफसरों में मिली भगत के भी कई आरोप लगते आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो अवैध खनन है, इसकी तमाम खबरें दिखाए जाने के बाद, शिकायतों के बाद भी, चूंकि ग्रामीण खुद इस बात की शिकायत करते हैं और उसके बावजूद यहां पर किसी भी तरीके की रोक नहीं हो पा रही है। जगदलपुर में रेत माफिया की दादागिरी, गुंडागर्दी देखने को मिलती है। इंद्रावती नदी और भसकेली नदी से रेत का अवैध खनन लगातार होता है। नदी के किनारे खनन करने वाली मशीनें लगा दी गई हैं। पंचायत की अनुमति के बिना ये खनन हो रहा है और रेत माफिया और विभाग के अफसरों में मिली भगत के आरोप भी लग रहे हैं। मुरुम खनन का या फिर रेत खनन की जो शिकायतें जो है लगातार आती रही है और माइनिंग विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी करते आए हैं। अभी लगातार अब देखे होंगे पिछले 15-20 दिन में, महीने भर में बड़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है। माइनिंग विभाग को मेरे तरफ से स्पष्ट निर्देश भी है कि जहाँ पे भी अवैध परिवहन होता है या फिर अवैध तरीके से खनन होता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो हम लोग उसको कार्रवाई करते भी आए हैं और उसको बंद कराने का कोशिश भी करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके संज्ञान में, आपके माध्यम के द्वारा बहुत सारी चीज़ संज्ञान में आते हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते आए हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।